रैंक लाने के पीछे या सिलेक्शन के पीछे का रोल है। जब रैंक 1 पे अपना नाम देखा, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? जैसे ही मैंने देखा वर्दी हासिल करनी है, ऐसा कुछ था कभी शुरू से? जो छात्र छात्रा है वो ग्रामीण परिवेश शहर से आते हैं, तो हमारे लिए जब वर्दी सामने आती है, स्पेशली स्टार लगे हो। जब पढ़ाई करते थे तो एक आइडियल टाइम टेबल क्या होता था? लाइफ में अलग अलग फेज रहे जिसने मेरे को मोटिवेट किया, पर एक समय था क्या क्या क्वेश्चंस रहे, कितनी देर चला इंटरव्यू? कि जैसे कि मेरे तो एक लास्ट अंतिम संदेश क्या सलाह दोगे सारे स्टूडेंट्स? तो जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करे, फल की चिंता मत करें। मध्य प्रदेश की एक ऐसी परीक्षा जो बहुत लंबे समय बाद विद्यार्थियों के सामने आई। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की एग्जाम, और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस परीक्षा को दिया, और उतने सारे बच्चों में रैंक 1 लाना, सिलेक्शन लाना तो अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन इतने विद्यार्थियों में एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद, इतने बड़े सिलेबस के बाद रैंक 1 लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आज मध्य प्रदेश के टॉपर रैंक 1 ऑल एमपी संजय परमार मेरे साथ हैं, और आज संजय आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी। और जब मैंने संजय से बातचीत करी तो मुझे पता चला कि ये ऑलरेडी पटवारी के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ पढ़ाई के लिए समय निकालना, और आप समझिए कि सिलेक्शन तक ना रुक के ऑल एमपी फर्स्ट रैंक लाने का जो सफर है, तो हर एक बच्चे को आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सर जॉब के साथ या घर की जिम्मेदारियों के साथ कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें, तो आज आपको उन सब प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे। और टॉपर क्या करते हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे वो बाकी नॉर्मल सामान्य एवरेज स्टूडेंट से अलग होते हैं, वो भी आज हम संजय से जानेंगे। तो संजय, विनर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां एमपीएसआई रैंक 1 लाने के लिए। धन्यवाद सर। आपसे मिलने का जो मुझे सौभाग्य मिला वो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सुजालपुर के केवड़ाखेड़ी गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने विनर्स के माध्यम से तैयारी की और आज मैं एमपी एसआई की रैंक में फर्स्ट आया हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कभी पहले कोई पॉडकास्ट हुआ है या कभी ऐसा कोई इंटरव्यू दिया है? नहीं सर, इस तरह के तो नहीं। मैंने अतीत में ज़रूर मॉक इंटरव्यू दिए कुछ एग्ज़ाम को लेके, बाकी इस जी। तरह के अनुभव पहली बार। सबसे पहले मैं रिजल्ट वाले दिन से ही शुरू करता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आया उस समय क्या कर रहे थे, और क्या ये पहले से पता था कि मैं टॉप कर लूंगा, रैंक 1 आ जाएगी? नहीं सर, उस समय लगभग 7:40 7:45 हो रहे थे। हम्म। तो मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, हाउस ऑफ ड्रैगन। अच्छा। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तो उसने बताया कि बधाई हो आपको, आपका सिलेक्शन हो गया है। हम्म। तो मैंने कहा आपको तेरे को कैसे पता? तो बोले कि आपकी रैंक लगी है। तो मैं एक्साइटमेंट में मैंने फ़ोन कट किया। हम्म। मैं एमपी ईएसबी की वेबसाइट पे गया। वहाँ मैंने सीधे टॉप 10 की पहले वो देखा, हम्म। टॉप 10 वाला फ़ोल्डर। तो उसमें लिखा हुआ था संजय परमार सन ऑफ रामनारायण परमार। बिल्कुल। और रोल नंबर से मैंने थोड़ा, मेरे को आइडिया था पहले रोल नंबर का भी, तो उससे मैच किया। और वो जो पल था, हम्म। वो जो हम कहते हैं 1 सेकंड जो आपकी लाइफ में चेंज लाता, वो 1 जी। सेकंड थे वो। वो मिस अभी भी, मतलब वो 1 सेकंड है जो अपने आप में जिसने बड़ा चेंज लाया, वो था। जिसके बाद मैंने अलग अच्छा, जो शुरू में मतलब उस समय ऐसा होता है ना कि 4 बार चेक कर लो और ज्यादा चेक कर लो, सच में स्पेलिंग सही है या नहीं, रोल नंबर सही है या नहीं, ऐसा भी होता है ना? नहीं, मैंने मतलब जब भी मेरा रिजल्ट आता है तो एक मेरा दोस्त है रोहित मेवाड़ा, हम्म। तो मैं उसको पहले एडमिट कार्ड सेंड करता हूँ अच्छा। ताकि क्रॉस चेक करवाता हूँ उससे, ताकि वो हाँ कि हाँ। हाँ हो गया, ताकि क्योंकि ऐसा नहीं हो और एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था गलत कि हाँ है, जाए। पर जब भी मैं हमेशा, मेरा दोस्त है तो उससे हम्म। चेक करवाता हूँ जरूर। जब रैंक 1 पे अपना नाम देखा, क्या चल रहा था उस समय दिमाग में, क्या मन में चल रहा था? जैसे ही मैंने देखा, मैं मतलब मेरे साइड से एक भैया रहते हैं, मैं तुरंत चिल्ला दिया और हम्म। एक्साइटमेंट में। हम्म। तो वो भैया पास में, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। मैं मतलब बता भी नहीं, उनको भी नहीं बता पाया कि क्या हुआ हाँ। है। बस अंदर ही अंदर जो एकदम से उबार आया उत्साह का, एक्साइटमेंट का, खुशी का, वो बिल्कुल। पल मतलब एक अहम पल है मेरे लिए सबसे बड़ा, कि उसने उस 1 सेकंड ने बड़ा चेंज ला दिया। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले किसको फोन लगाया, किसको ऐसा आया कि चलो अब फोन लगाता हूँ, बताता हूँ? सबसे पहले मैं हमेशा मेरे पिताजी को लगाता हूँ। अच्छा। तो पिताजी को फ़ोन लगाया तो वो कहीं कार्यरत थे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा पाया। तो अच्छा। फिर मेरा भाई है शिवराज परमार, हाँ। मैंने उसको लगाया। अच्छा। फिर मेरी सिस्टर है टीना परमार, उनको लगाया। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी का फ़ोन आया, हम्म। फिर उनको बताया। क्या बोला उन्होंने सिलेक्शन का सुन के? वो उनको सबसे पहले तो वो, जैसे ही उनकी आवाज़ बता रही थी कि वो जो एक्साइटमेंट उनके अंदर, खुशी है, हाँ। वो फ़ील हो रही थी उस आवाज़ में, उस फ़ोन पर। फिर उन्होंने पूछा कि रैंक कहाँ बनाई है? मैंने कहा हाँ रैंक बनाई पूरे पूरे एमपी में। मैंने कहा हाँ पूरे एमपी में फर्स्ट रैंक आई है। क्या बात है। बस।
माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात ये होती है कि बेटा एक सरकारी नौकरी लेने पर ही पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ सर। और यहाँ ये कि एक बहुत अच्छी नौकरी ली, उसके बाद दूसरी और उससे भी बेहतर नौकरी ली, हाँ, फिर उसमें भी रैंक लेकर आए हो, तो सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो वो उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन था, तो बिल्कुल। वो हमेशा मेरे को अंदर अंदर से ही बोलता है कि मेरे को करना है। अच्छा, इस बीच में कोई ऐसा मिला है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं, छोटी जगहों में आज भी ये होता है कि कलेक्टर बन गए, ये बन गए, ठीक है, लेकिन पटवारी की बात अलग है। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं स किसी ने कहा हो कि यार पटवारी तो अच्छी जॉब है, क्यों तुम्हें सब इंस्पेक्टर बनना है? हाँ सर, मतलब रिज़ल्ट जब से आया, तो हुँ। जहाँ मैं कार्यरत हूँ पटवारी के पद पर, वहाँ पे जो मेरे किसान लोग हैं, बहुत कहते हैं कि सर ये आप ये क्यों छोड़ रहे हो? हुँ। ऐसा तो सही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर उसमें ऐसा रहेगा, आप इसमें ऐसा हाँ, क्यों छोड़ रहे हो? वो सामान्यतः क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पटवारी पद मानते हैं है, पटवारी उसका महत्व सबसे और उसकी भूमिका जो है, वो ज़्यादा है। अन्य पदों की तुलना में ज़्यादा है। हुँ। इसलिए सबके लिए ये मानते हैं सभी लोग कि पटवारी आप छोड़ रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपके लिए कुछ असामान्य होगा, उनके लिए असामान्य वो चीज़ है, हुँ, पटवारी बिल्कुल। छोड़ना। चलो, तो मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ में आई कि टॉपर भी मूवी देखते हैं, टॉपर भी वेब सीरीज़ देखते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और फ़ेसबुक या ये सब चीज़ें चलाते थे आप? नहीं, मेरी एक जो आदत थी कि मैं जब भी बोर होता तो मैं चलाता और 1 दिन बाद उसको फिर डीएक्टिवेट कर देता था। अच्छा, तो मेरा इंस्टाग्राम जो भी है प्लेटफ़ॉर्म है, अगले 2 से 3 साल में लगभग 70% डीएक्टिवेटेड ही रहता था। अच्छा। हाँ, मैं मोबाइल चलाता था, टाइम देता था, पर वो अलग-अलग मेरे जो मुझे लगता था कि मुझे ज़रूरी है वो प्लेटफ़ॉर्म हुँ। अलग-अलग या एक जो रहते हैं, पढ़ाई से न्यूज़ संबंधित है। सेक्शन रहते थे स्पेशली हुँ, मेरे को, तो उसमें प्रेफ़र करता था मैं बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और हॉबीज़ क्या हैं तुम्हारी? मेरी हॉबीज़ है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा। मैं 2 बार राज्य स्तर पे शालेय क्रीड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग भी ले चुका हूँ। हुँ, हुँ। साथ ही मैं कभी-कभी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ता रहता हूँ। और मूवी देखना भी पसंद है? हाँ सर, मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, ये चीज़ें जब भी मेरे को लगता है कि जब मुझे जो फ़ील होता है मेंटली प्रेशर, तनाव, हुँ, उस हुँ। समय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या थोड़ी देर मनोरंजन के लिए मूवी देखना पसंद तो करता हूँ। कोई ऐसी 2-3 मूवी जो आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए या एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसी कोई मूवी है आपकी? हाँ सर, सबसे पहले जो मूवी अभी आई थी 12th फेल, आपको ये बताती है कि संघर्ष में भी आपके पास सुविधा कम हो सकती है, पर यदि आप में जुनून है, तो आप संघर्ष करके, मेहनत करके वो चीज़ पा सकते हो जो 12th फेल के माध्यम से बताई गई है। बिल्कुल। तो वो मूवी हर उसके लिए दूसरा मैं एक आई एम कलाम करके मूवी है, वो देखना पसंद करता हूँ, जिसमें एक बच्चे के माध्यम से पॉजिटिविटी दिखाई गई है कि हर फ़ेज़ में आप पॉजिटिव रह के अपनी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती, उतार-चढ़ाव आते हैं, पर आपको डील करने का तरीका क्या, आप पॉजिटिव रहे। साथ ही एक वेब सीरीज़ है जो पंचायत है, वो आपको एक रियलिटी से कि आप ग्रामीण जहाँ भी जिस देश में रहते हो, उस हुँ, देश में का क्या परिवेश है। आप बिल्कुल। वो मूवी आपको एक सामान्य नागरिक जो ग्रामीण परिवेश में रहता है, उसके जीवन से आपको जागृत करती है, कनेक्ट करती है, बताती है। बिल्कुल। मतलब पटवारी सिलेक्शन लेने तक का सफ़र और उसके बाद फिर एमपीएसआई रैंक 1 लाने का सफ़र, इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र? कहाँ से शुरुआत हुई? फिर पटवारी के पद पे चयन लिया, उसके बाद फिर वहाँ से ना रुक कर एमपीएसआई के लिए आगे बढ़े, तो थोड़ा इस सब के बारे में, जर्नी के बारे में बताओ? मैंने लगभग 2020-21 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी एमपीपीएससी के लिए। हुँ, हुँ। फिर एमपीपीएससी मैंने मतलब 2 से 3 इंटरव्यू दिए, पर शायद कुछ कमियाँ होगी, कुछ गलतियाँ 2 होगी से या 3 इंटरव्यू दे चुके हो? 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ 3 मैं। इंटरव्यू। तो उसमें कुछ कमियाँ रही तई तभी मैं मतलब सफल नहीं हो पाया। पर उसी दौरान 2023 में पटवारी के लिए आया था, पटवारी एग्ज़ाम आई थी। तो मैंने एक बैकअप के तौर पे, ताकि मैं चीज़ों को परस्यू कर सकूँ, आगे लगातार पढ़ाई कर हुँ, सकूँ, मैंने पटवारी के लिए एग्ज़ाम दी। मैंने फिर विनर्स प्लेटफ़ॉर्म, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की सहायता से मैंने पढ़ाई करी और मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया। फिर उसको जॉइन किया, ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान भी मतलब मेरे दोस्त लोग, मेरे सहयोगी सारे, उन्होंने सहयोग किया, तो मेरी ट्रेनिंग आसान हो गई, मैं पढ़ाई लगातार करता रहा। अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरे को चार्ज मिला जो ग्रामीण कृषक है, मेरे जो हुँ, चौकीदार लोग हैं, सबने उस मदद की, ताकि मेरे पे इतना दबाव नहीं आया कि मैं अपने आप को प्रबंधन कर सका उन चीज़ों को, साथ में काम भी कर सका और पढ़ाई भी कर सका। 2 सालों में चीज़ें बहुत सारी ऊपर-नीचे होती हैं, पर हाँ, कि मैं सहयोग मिला लोगों का और मैंने अपने आप को उस दिशा में बनाए रखा। तो मैं आज जब एसआई का एग्ज़ाम आया, फिर मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ को परस्यू किया, थोड़ा बाद जब एग्ज़ाम आया तो ज़्यादा पढ़ाई की। भगवान की कृपा और मेरी मेहनत और परिवार के सहयोग से मैं आज वहाँ पहुँच पाया जहाँ आज मैं बैठा हूँ। मतलब जब पटवारी जॉइन किया था तो ये बिल्कुल क्लियर था कि हाँ। इससे आगे तो बढ़ना है। हाँ सर, वो मतलब पटवारी मेरे लिए एक बैकअप ऑप्शन की तरह जो हम कहते हैं, हुँ, हुँ। वो एक स स सम्मानीय पद है, पर मैं कुछ और करना चाहा जीवन में, इसलिए मैंने उसको एक एक बीच के फ़ेज़ के तौर पे आगे अपनाया उसको, उस चीज़ में अपना पूरा समय दिया। किसी प्रकार का ऐसा नहीं, पर मैंने प्रबंधन किया ताकि अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ, हाँ, साथ में काम भी कर सकूँ। हाँ। काम को लेके किसी प्रकार की मैंने लापरवाही नहीं की। वर्दी हासिल करनी है, ऐसा कुछ था कभी शुरू से? सर, हम प्राय अधिकतर जो छात्र-छात्रा है वो ग्रामीण परिवेश या हुँ। टियर 4 शहर से आते हैं, तो हमारे लिए जब वर्दी सामने आती है, स्पेशली स्टार लगे हो,
तो वो व्यक्ति नहीं होता, एक परिवेश होता है। हम्म, वो आपको जो उसका ऑरा होता है, जो उसका पावर होता है, आपको आकर्षित करता है। हर बिल्कुल। व्यक्ति चाहता है कि आप उस तरह उस दिशा में जाए। फिर आपको आपकी मेहनत, आपका परिवार रहता है जो सहयोग करता है। वो अवसर आते हैं, जब एग्ज़ाम आती है, तो आप चाहते हो कि मैं उस जगह जहाँ सामने वाला व्यक्ति से मैं प्रभावित हो रहा हूँ, उस जगह पे मैं खुद को रखूँ, वहाँ पे पहुँचूँ मैं। हम्म। और एग्ज़ाम के माध्यम से मैं वहाँ पहुँच पाया। तो एक जो सबसे बड़ा रहता है, उसका परिवेश जो अपने आप क्रिएट होता है। अच्छा, एक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को इसलिए भी देखेंगे कि वो संजय से ये सुनना चाहेंगे कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और मतलब तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं कि जॉब भी है या फिर कोई परिवार की जिम्मेदारी है, उतना समय वो नहीं निकाल पाते, लेकिन सपना उनका भी है पूरा करने का, और आपने वो करके दिखाया है। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक और चीज बहुत बढ़िया होती है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने उसको गलत सिद्ध करके बताया है। इस बारे में थोड़ा सा बताओ। सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब स्पेशली पटवाई ज्वाइन करने के बाद, तो मेरे पास 2 चीज़ें थी जो मेरे को सिखाई थी हम्म, कि आपको क्या चाहते हो आप आगे। तो मुझे स्पष्ट था कि मैं आगे पढ़ाई करना है मुझे, और ऊँचे पद पे जाना है। तो पहला मेरा फिक्स फ़ोकस था कि मुझे वो करना है। फिर मुझे पटवारी का भी करना था, क्योंकि मुझे चीज़ें प्रबंधन करनी थी। हम्म। तो मैंने पटवारी में वो चीज़ें सेलेक्ट कर ली जो मुझे करना अनिवार्य है, जो मुझे करना चाहिए। क्योंकि एक आपका पद होता है, आप कार्य करते हो, हाँ, वो जो ज़रूरी है। जिम्मेदारियां हैं वो तो पर पूरी वो करनी है पूरी आपको। करनी है, पर उसका एक आप बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है उस जॉब करने के दौरान जिससे आप बच सकते हो। हम्म, तो अब मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उन चीज़ों से बचूँ जो उस पटवारी पद के बाहर है, जो कुछ उसका उस सेंस नहीं बनता। तो हम्म, बस मैंने उस पटवारी पद के दौरान जो उसके मूल कार्य थे, जो जिससे मेरी जिम्मेदारी, जिससे आधिकारिक तौर पे या किसान कृषक वर्ग को किसी प्रकार की निराशा ना हो, उनको लापरवाही का कुछ समस्या ना आए, तो वो मैनेज किया। बाकी अतिरिक्त चीज़ों से बचा जो उस परिवेश के साथ आती है, पटवारी के साथ हम्म, आती है। साथ ही मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, तो मेरा मुझे करना था। समय मिलता है, यदि 2 घंटे मिलते हैं तो मैं ट्राई करता कि मैं 2 घंटे यूटिलाइज़ कर पाऊँ। वीकेंड में मुझे ज़्यादा समय मिलता है तो मैं कोशिश करता। हम्म, मुझे पता था कि मुझे करना मुझे ही है, तो बिल्कुल। प्रबंधन ही मुझे करना पड़ेगा। आप समय 1 घंटा मिलता है, कभी तो आप 1 घंटा कर पाते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है टाइम नहीं मिले, 3 दिन आपका लगातार जाए। और हम्म, आपको ध्यान रखना है कि वो 3 दिन का मतलब ऐसा नहीं कि वो 30 दिन या 300 दिन तक ऐसे ही रहेगा। वो चौथा, 5वाँ दिन फिर आपको मिलता है जिसमें आप अपने आप को रिकवर कर पाते हो, आप पढ़ाई कर पाते हो। और आप बिल्कुल। यदि आप उस लेवल पे पटवारी तक पहुँचे, तो आपको बेस लेवल सेट हो चुका होता है, तो आपको लगातार आगे बढ़ना होता है, तो हम्म। आप बढ़ पाते हो। तो कितने घंटे पढ़ाई हो पाती थी एक एवरेज, मतलब या ऐसा होता था कि शनिवार रविवार को थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लिया, ऐसा होता था, या कैसे एक मतलब एवरेज चलता था? जैसे कि पटवारी क्या फील्ड जॉब है, हम्म, तो आपको कार्य करना है, तो मैं चीज़ों को प्लान करता था कि मैं एक दिन पूरा इकट्ठा कर लेता कि मुझे आज ये काम करना है, हम्म। ताकि मैं कल का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास थोड़ा बचे उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर निकल सकूँ। सके। तो कभी 0 घंटे पढ़ाई होती थी, कभी मेरे पास 6 से 7 घंटे मिल जाता है, वीकेंड पे स्पेशली मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता था। तो ऑन एवरेज 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे तो मैं मिनिमम, यदि वीकेंड को मान लिया जाए और 0 डे मान लिया जाए, सबको मान लिया जाए, तो मैं कर पाता था इतना कि 3 से 4 घंटे एवरेज मिनिमम पढ़ाई कर पाता था मैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे एमपीएसआई का जब नया एग्जाम पैटर्न आया है ना, और सिलेबस में चेंज हो गया, समय बहुत कम है, हुँ, तो ऐसा प्रेशर कभी फील हुआ कि यार जॉब भी करना है, हुँ। इतना सारा बड़ा सा सिलेबस भी कवर करना है, कैसे मैं इस सब चीजों को करूंगा, क्या क्या करूंगा, कभी ऐसी स्थिति बनी है? नहीं सर, उसमें क्या था, प्री था, मेंस था, हम्म, फिजिकल इंटरव्यू था। तो जब मैंने मेंस का सिलेबस देखा तो उसमें हिस्ट्री था, पॉलिटी था, मैथ्स था, बाकी सब्जेक्ट थे, तो उसमें मेरे को हिस्ट्री और पॉलिटी में कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे इतना प्रेशर नहीं आया। पर जो प्री है, हम्म। मेरे लिए हमेशा प्री चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर एक हाँ, आता है जो आपको फेस करता है। फिर सब्जेक्ट में भी आपको इतना कितना पता नहीं रहता कि 10 सब्जेक्ट है तो कितना स्कोरिंग क्या रहेगा, किसका हम्म। कितना टाइम देना है। तो मेरे लिए प्री ज़्यादा चैलेंजिंग था। अच्छा। पर ये था कि मैंने लगातार पढ़ाई करी, अलग अलग सब्जेक्ट से चीज़ों को करी, विनर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, और मैं प्री निकाल पाया। जब प्री निकाल पाया तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया था कि हाँ, मैं मेंस में सब्जेक्ट Yes. कंपैरेटिव ऐसे थे जो जिसमें मैं अपने आप को कंफर्टेबल पाता हूँ, स्पेशली हम्म। हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स। मेंस में आसानी रही। हाँ, प्री मेरे लिए मेंटल लेवल पे चैलेंजिंग था। हाँ, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो बहुत पसंद हैं, और कोई ऐसे सब्जेक्ट जो बस ये कि अब पढ़ना है, क्या करें, अब एग्जाम के लिए पढ़ना है, कोई ऐसे जैसे सब्जेक्ट कि है? मेरा पॉलिटी पॉलिटी मतलब मुझे हमेशा से मैं पढ़ता रहा हूँ पहले से। अच्छा। हिस्ट्री भी पढ़ता रहा हूँ मैं। हाँ, जो मतलब कम है, मतलब पढ़ना तो वही पड़ता है, कंप्यूटर। जो मुझे हम्म। कभी भी उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो मुझे कभी पढ़ाई में जो इंटरेस्ट जगा नहीं पाया। बस मैं एग्ज़ाम के, हाँ, कि एग्ज़ाम आई है, मुझे पढ़ना है, फिर अगले दिन वो सब्जेक्ट हट जाता था मेरा आगे से। हाँ, पर ये था कि वो मैं इतना कर लेता था उसको कि मेरे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए एग्जाम मुझे। में हाँ, पास हो मेरे लिए जाना इतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना पॉलिटी है, हिस्ट्री है। पर हाँ, चाहिए। और ये लेकिन कैसे लगते थे, मैथ्स रीजनिंग? मैथ्स रीजनिंग में शुरू मतलब मैं 12th तक तो मेरा मैथ्स था, तो अच्छा। ईज़ी था, कोई बीच में गैप आ गया था। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग हुआ, पर धीरे-धीरे मैंने अपने आप को कि एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग हम्म। पढ़ना पड़ेगा, आप बाईपास नहीं कर सकते हो। तो मैंने उस धीरे-धीरे उस चीज़ को वापस एडॉप्ट किया, पढ़ाई करी, और धीरे-धीरे वो चीज़ें भी मेरे लिए नॉर्मल होती गई। जब पढ़ाई करते थे
तो एक आइडियल टाइम टेबल क्या होता था? मतलब जैसे होता है ना कि इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है, फिर नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, तो कैसे सारी चीजों को मैनेज करते थे और इन सब चीजों का रोल कितना है? सर जैसे कि मेंस का है, हम्म। मेंस से पर्सपेक्टिव बताता हूँ। उसमें जैसे हिस्ट्री था 150 नंबर का, पॉलिटी था 150 नंबर का, मैथ्स था 150 नंबर का। तो आपके 3 सब्जेक्ट 450 नंबर कवर करवा रहे हैं। बाकी जो 150 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट आता है। तो मैंने पहले टारगेट किया कि ये 450 नंबर कवर कर लूँगा। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, ये इनसे 3 जितना ज्यादा जितना ज़्यादा, क्योंकि कर ये आप एक सब्जेक्ट कवर करते हो, आप 150 नंबर कवर कर सकते हैं, सकते हो। बिल्कुल। फिर मैंने फोकस किया जो बाकी 150 नंबर, उसमें मेरा एनवायरनमेंट सही रहा है हमेशा, इकोनॉमिक्स में हमेशा सही रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें मुझे उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा थे, तो उसमें बाद में मैंने फोकस किया और धीरे-धीरे उन चीज़ों को भी कर लिया था कवर। पर लगभग-लगभग मैंने मेनली मेरा फोकस था कि मैं 450 नंबर कवर कर लूँ, वो ज़रूरी थे, क्योंकि वो आपको एक सब्जेक्ट आपके 3 या 4 दिन या 8 दिन की पढ़ाई आपको 150 नंबर कवर करवा देती है। फिर बाद में मैंने सारे सब्जेक्ट जो अतिरिक्त थे, वो भी उनको भी कवर किया और धीरे-धीरे पूरे मेरा 600 नंबर की तैयारी पूरी हो गई थी। अच्छा। अच्छा, जीएस में जैसे पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो या साइंस क्यों ना हो, इसमें भूलना बहुत ज्यादा होता है कि आपने पढ़ा, डेटा बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो कैसे इसकी स्ट्रेटेजी रही कि इन सबको याद करने का तरीका क्या बनाया? कैसे सब चीजों को याद रखे कोई भी? याद रखने का पहला तरीका कि आप जब पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप भले समझ लो, पहले चीज़ों को समझने में फोकस करो। हम पहले दिन से याद करने पे फोकस ना करें, समझने में फोकस करें। समझें उसको अच्छे से। समझे, ताकि आप 50% यदि आपने समझ लिया तो आप 50% आप कवर कर लेते हो। फिर आप उसको हर बार रिवीजन, आपको लगभग लग रहा है कि आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आपके अनुसार जो लग रहा है आपको कि मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ रही, आप उसको रिवीजन करें। फिर दूसरा क्वेश्चन, पीवाईक्यू लगाना, क्वेश्चन बैंक अलग अलग तरीके से आती है, क्वेश्चन करना, वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको बताती है, आप नया सीखते हो, आप चीज़ों को जोड़ना, लिंक करना सीखते हो। अल्टीमेटली रिवीजन और पीवाईक्यू और क्वेश्चन लगाना, ये मेन चीज़ जो आपको उस चीज़ों को याद रखना और उसको हैंडल कैसे करना, किस तरह क्वेश्चन आया तो हैंडल कैसे करना, वो सिखाती है आपको। बिल्कुल। और टेस्ट का कितना रोल है इस पूरी जर्नी में? टेस्ट आपको वो है जो आपको सिखाता है कि उस 3 घंटे एग्जाम में बैठ के आपको करना क्या है। आप पढ़ सकते हो, आप 12 घंटे पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लीजिए, आप 8 घंटे पढ़ लीजिए। पढ़ने से नहीं, आपको एग्जाम में बैठ के वो 3 घंटे में सोल्व करना है पेपर आपको। बिल्कुल। और जो आप टेस्ट लगाता है, जो व्यक्ति बार-बार करता है, वो उसके लिए नॉर्मल होता जाता है। तो वो जब पेपर देने जाता है 3 घंटा, तो कंपेयर टू दूसरे लोगों से जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाया, उसके लिए मेंटल लेवल पे उसको हैंडल करना, क्वेश्चन को डील करना, वो आसान हो जाता है। तो आपको टेस्ट लगाना, पीवाईक्यू लगाना, ये उसका कोर है कि आप बेसिक्स सिलेबस पूरा कीजिए, बेसिक्स सबसे पहले पढ़िए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए और क्वेश्चन लगाइए। पीवाईक्यू नहीं लगाया, क्वेश्चन नहीं लगाया, तो आपके लिए वो हर चीज़ नई हो जाएगी। एग्जाम में बैठे हो आप, तो भी आपको प्रेशर आएगा, मेंटल लेवल पे आपको फील होगा कि आप कहाँ पर हो, आपको प्रेशर फील होगा। और कोई इसमें कोई और पॉइंट आप आपकी तरफ से बताना चाहो कि यार प्रीलिम्स है, मेंस है, किन चीजों का और स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए? कोई और पॉइंट ऐसा लगता है? सभी से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ है सिलेबस। आपको सिलेबस पता हो। सिलेबस जब आप करते हो तो हम हमेशा पढ़ने फोकस करते हैं, हम कि हम पढ़ ले, हमें बेसिक्स कवर में करना चाहिए। बेसिक्स आपके जितना स्ट्रॉन्ग रहे, आप क्वेश्चन आता है, आप डील करना सीख जाते हो। आप किसी भी तरह क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में वास्ट सब्जेक्ट है, तो चीज़ें आएंगी, पर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप सबसे पहले हमें सबसे ही कहना होगा कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। फिर दूसरा प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप केवल पढ़ने से आप 20 घंटे पढ़ लीजिए, 15 घंटे पढ़ लीजिए, यदि आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, नए क्वेश्चन आए, तो आप डील भी नहीं कर पाओगे। और आपको ये भी पता नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे, आपको डायरेक्शन नहीं पता रहेगी। मेहनत तो करोगे, पर वो स्मार्ट मेहनत नहीं होगी। अच्छा, मुझे मैं कई बार वीडियोस में बताता हूँ या स्टूडेंट से जब भी बात करता हूँ, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई मत शुरू करो। हाँ सर। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और वो सोचते हैं कि 2-3 महीने पढ़ लेंगे तो हमारा तो हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में भी तो हमने 1-1 महीने पढ़ाई करके टॉप किया ही है, पास हुए ही हैं। तो मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2 या 3 महीने की जर्नी नहीं है, समय लगता है। आपको फाउंडेशन ही बनाना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक लग जाता है। इस बारे में आप क्या कहोगे कि क्या 2-3 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है? नहीं, आपको सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो। आप हम्म। उसके लिए, अब वो आपके वैकेंसी कब आ रही है, कब नहीं आ रही, यदि इसके हिसाब से सोचोगे आप, तो आप कभी तैयारी कर ही नहीं पाओगे, शुरुआत भी नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे 3 महीने कर लूँ, 3 महीने आप कर रहे हो, कोई 3 साल से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, तो आपका आप में और उसमें कंपटीशन अंतर उससे आएगा, है। कॉम्पिटिशन उससे है। जब आप 3 महीने करना चाह रहे हो, तो उसने कितना पढ़ लिया होगा उस दौरान। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो, और आज उसी दिन से कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अब वो वैकेंसी 6 महीने में आती है, 1 साल में आती है, 1.5 साल में आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको करना है तो करना है। आप केवल 3 महीने में कोशिश करोगे, तो आप फिर वो तुक्का है कि लग गया तो ठीक है, पर लगता नहीं है वो। जो कि बहुत कम बहुत ही, मुश्किल ना है। के वो बराबर ही आज 3 चांस है। साल की मेहनत को 3 महीने इसकी मेहनत से तुलना कैसे नहीं की कर जा सकती सकते। है? जब एमपीपीएससी, आपने कहा कि सबसे पहले एमपीपीएससी से सफर शुरू हुआ, तो 3 बार इंटरव्यू भी दिए यस। और असफलता हाथ लगी। हुँ। क्या सोचा फिर, मतलब क्या मन
में चलता था उस समय कि यार क्यों नहीं हो रहा है? कई बार होता है ना कि छोड़ें, अपना शायद अपनी किस्मत में नहीं है। ऐसा कभी कुछ हुआ या कैसे खुद को समझाया? या एमपीपीएससी उस में उन फेलियर से क्या सीखा? एमपीपीएससी में जो सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे साथ कि रिजल्ट आता। हुँ, रिजल्ट में मार्क्स पता नहीं है कोर्ट केस की वजह से, तो आपको पता नहीं चल पाता कि अभी एग्जैक्टली कहाँ पे कमी है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, पर एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में आपको करना है, क्या नहीं करना। तो वो चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती है, आपको अपने आप को उस चीज़ से वापस वो करना कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना कहाँ से। हुँ, दूसरा, आप फेलियरनेस सबकी लाइफ में आती है। सबसे बड़ा होता है फेल होना नहीं, उसके बाद रिकवर करना। रिकवर कि करना। फेल होना ठीक है, उसके बाद जो वो रिकवर तो कर ज़िंदगी जाता का है, हिस्सा है। वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जो रिकवर कर लेता है, वो फिर अगली एग्ज़ाम में अगली जो भी उसके सामने लक्ष्य है, हुँ, उसको पा सकता है। बिल्कुल। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है रिकवर करना। फेल होना एक सामान्य हर जी सबके जीवन में है, पर रिकवर करना बड़ी चीज़ है। हुँ, और मेरे लिए हर बार ये था कि मैं जैसे ही रिज़ल्ट आता, मुझे अंदर से लगता है कि शायद इस बार पर नहीं हो पाया, शायद कुछ कमियाँ, गलतियाँ रही होंगी। हुँ। पर ये था कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ कि मैं रिकवरी पे फ़ोकस करता कि मैं चीज़ों को आगे देखूँ। पहले जो था वो हो गया। मैं आगे मुझे क्या करना है और मेरे लिए क्या समय है, कितना क्या करना है मुझे। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जिससे हमेशा खुद को मोटिवेट रखा हो? हुँ, क्योंकि कई बार डिमोटिवेट भी हम होते हैं, कई बार सेल्फ डाउट भी क्रिएट होता है। हुँ, तो वो स्थिति भी बनी होगी सब हुँ। पढ़ाई के दौरान। फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं या क्या ऐसी चीज़ है जिसको याद करके लगता है कि नहीं यार करना है? सर, मैं क्या कृषक परिवार से आता हूँ। हुँ, मेरे माता-पिता का जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने दिखाई मेरे में विश्वास, कि मुझे समय दिया, मुझे हमेशा साथ दिया। जब भी मैं यूपीएससी में फेल्योरनेस भी आई, तब भी जो हमेशा वो पीछे खड़े रहे, हमें साथ दिया। हुँ। वो विश्वास आपको दिखाता है कि आप कुछ कर सकते हो। आपको बिल्कुल। को अपने आप में सुधार करना है केवल। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपके माता-पिता होते हैं। यदि वो साथ में खड़े, तो आपको बस आगे देखना है और करते जाना है। और हुँ, मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है जो मोटिवेशन मुझे देता है कि मेरा माता-पिता का विश्वास मुझ पे। बिल्कुल। धैर्य दिखाया उन्होंने मुझ में। मैंने अपने आप को चीज़ें को आगे बढ़ाया और मूल चीज़ थी वो थी मेरा उनका मेरे पे विश्वास, हुँ, जिससे मैं लगातार चीज़ों को करता रहा। बिल्कुल। और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है कि उन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया, तो विश्वास दिखाया मतलब मैं कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा इस पूरे सफ़र में? मेरे माता-पिता और बहन का। ये जो इतने वर्षों की मेहनत है और जब हम लगातार एग्ज़ाम देते हैं, फेल होते हैं, कुछ परीक्षाओं में पास भी होते हैं, तो कुछ समय बाद ऐसा समझ में आता है कि ये गलतियाँ अगर मुझे समय रहते पता चल जाती, तो शायद मैं और पहले सफल हो जाता या जिन परीक्षाओं में फेल हुआ हूँ, उनमें भी मैं पास हो जाता। तो ऐसी कुछ गलतियाँ जो आज समझ में आती है कि काश 6 साल पहले, 7 साल पहले वाले संजय को ये पता होता। 7 साल जो पहले जो संजय कर रहा था और आज जो आज संजय ने किया, हुँ, उसमें जो मूल अंतर ये है कि वो सीख गया, खुद की गलतियों से सीखा है। सबसे बड़ी बात तो कि हुँ, क्या नहीं करना है। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ाई करना है? करना है, ये करना है। हमें ये नहीं पता रहता पर हम उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें केवल एग्ज़ाम निकालना है, तो हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। हमें एग्ज़ाम में क्या आता है, किस तरह की चीज़ आती है, हमारे लिए सिलेबस इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पर आपको एक एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको परीक्षा पास करना है। 7 साल पहले जो संजू कर रहा था, शायद वो गलती ये कर रहा था कि वो चीज़ों को चैनलाइज़ या ऑर्गनाइज़ वे में नहीं कर पा रहा था, जो उसने धीरे-धीरे खुद की गलतियों से सीखी। ये था कि शायद मुझे किसी और की गलतियों से सीखना चाहिए था, हुँ। पर ये है कि हाँ, समय के अनुसार मैंने खुद से कैसी सीखा कौन-सी ऐसी गलतियाँ या क्या वो रियलाइज़ेशन था कि यार ये चीज़ें बदलनी है? कि मुझे अपने आप को फ़ोकस रखना और मुझे सबसे बड़ी चीज़ कि एग्ज़ाम में आता क्या है? बस हुँ, मुझे उससे मतलब है, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किताब पढ़ते हो, किताब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है और आपको क्या करना है। और ये चीज़ें मुझे बस ये चीज़ है कि मुझे क्या आता है एग्ज़ाम में, वो उस पे फ़ोकस करो आप तो। वो हुँ, एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको उस एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए क्या आता है। बस आप 10 तरह चीज़ें पढ़ सकते हो, बहुत से पढ़ने को है। एक किताब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हुँ, आपको ये पता है कि आपको क्या आता है एग्ज़ाम में। यदि आप हो तो आप चीज़ों को आसान हो जाती है आपके लिए पढ़ना हुँ, और आपको कम समय में भी चीज़ें खो जाएगी क्योंकि वो आपको पता ही क्या करना है। नहीं तो आप 10 साल तक पढ़ते रहोगे, आप पढ़ने को तो बहुत कुछ है। सही है। लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है, जितना जितना हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट से जितना हमारे ज़रूरी है। लिए सबसे बड़ी हुँ, चैलेंजिंग है, हमें एग्ज़ाम पास करना है। बिल्कुल। हमें यदि कुछ एक बनना है तो वो एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए एग्ज़ाम में जो चीज़ आती है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली उस चीज़ पे फ़ोकस करें कि एग्ज़ाम में आता क्या है। अच्छा, रिज़ल्ट आने के बाद से लोगों के व्यवहार में भी कुछ वैसे हालाँकि पटवारी के समय ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि पटवारी के सिलेक्शन के बाद भी बहुत बधाइयाँ मिली होंगी, वो भी बहुत अच्छा पद है और शायद मुझे लगता है कि फिर वही सारी फीलिंग्स एमपीएसआई में फिर मिली और अब तो रैंक लेकर आए हो तो और ज़्यादा। तो लोगों के व्यवहार में, रिश्तेदारों के व्यवहार में या कोई ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली है कि हाँ, ये अब कुछ अलग-सा फ़ील हो रहा है? नहीं सर, सौभाग्य से मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार हुँ, और मेरे दोस्त लोग सब सहयोगी है, तो उन्होंने हमेशा उस चरण में जहाँ मैं असफल भी रहा हूँ, सहयोग किया है। हुँ,
रिजल्ट आया, रिजल्ट में फर्स्ट आया, तो उनके लिए जो एक्साइटमेंट था, वो जो मैं मतलब मेरे लिए था, मेरे दो परिवार के लिए था, मेरे दोस्तों रिश्तेदारों के लिए था, वो अलग ही चीज़ था जो फील हुआ कि 3 दिन 2 से 3 दिन हो गए लगभग, अभी भी वो ऐसे ही उस फेज़ में हूँ जहाँ के अभी 7:30 बजे वो रिजल्ट आया है मेरा, और मेरा परिवार भी अभी उस फेज़ में है कि हाँ 7:30 बजे है और अभी रिजल्ट आया है। अच्छा, शादी का क्या प्लान है? शादी का दबाव तो कहीं ना कहीं होगा, मेरे ख्याल से पटवारी बन गए होंगे उसके बाद से ही घर वालों का दबाव तो होगा उसको लेकर। सर पारिवारिक जीवन है तो वो तो सामान्य है कि आपके माता हाँ। पिता आपको चाहते हैं कि हम्म। आप जल्दी शादी कर ले, और पर मेरे लिए था कि हाँ परिवार भी इस तरीके से था कि ये तू कर सकता है तो उस चीज़ पे फोकस कर, हम्म। चीज़ें है बहुत शादी करनी है, पर अभी आपके पास है आप कर सकते हो तो आप करिए, शादी बिल्कुल। भी है चीज़ें, पर आपके लिए पहला है कि आप क्या चाहते हो, मुझे पहले था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे करना मतलब अब शादी करोगे कि अभी भी एमपीपीएससी निकालना है? नहीं सर अभी फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या करना है, बस फोकस है, कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें और सही तरीके से हो, हम्म। बाकी हाँ परिवार का तो सामान्यता अब तो और ज़्यादा है कि हाँ करना है। अब तो कर लो भाई, अब और कितना रुकना है। सही है, वो भी उनकी जगह सही है। हाँ सर। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहती हो, होता ना लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं, कभी कोई बात दिल पर लग जाती है या दिलो दिमाग से निकल नहीं पाती वो चीज, कोई ऐसी चीज याद हो हम? लाइफ में अलग अलग फेज रहे जिसने मेरे को मोटिवेट किया, पर एक जो एक समय था हम्म। 2013 जब मैं 10th में था, जब तो मुझे इंस्पायर अवार्ड के तहत प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रोजेक्ट था तो वो मैंने बनाया था जिसमें एक लकड़ी कड़ी और टायर का यूज़ किया था। हम्म। अब वो केवड़ा खेड़ी मेरा गांव, वहाँ से बना के मुझे साहेबपुर ले जाना था उसको। अच्छा। केवड़ा खेड़ी से साहेबपुर जाने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था, बारिश का मौसम था, तो वो उस टाइम मेरे पिताजी ने उसको कंधे पे रखा अच्छा। और मैं पीछे पीछे जा रहा था, तो वो उस समय वो जो पल है, मेरे लिए बहुत सारे पल रहे हैं पर वो पल हमेशा अपने आप को कि हाँ हम्म। कोई व्यक्ति है ये कर रहा है और वो मेरे पिताजी है तो मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। तो जब भी कुछ चीज़ें भी जैसे कि फिजिकल हुआ था, 800 मीटर की दौड़ थी, जैसे ही पहला 400 मीटर का राउंड पूरा हुआ, अगले राउंड में मुझे तुरंत वो चीज़ एकदम से माइंड में आ गई, तो मेरा चीज़ें अंदर से बिल्कुल कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, और हम्म। वो पल हमेशा मैं अपने आप को वो सोचता हूँ कि मैं वो पल क्या था, वो बिल्कुल। 2013 का समय क्या था। हाँ, यस, बिल्कुल सही है उनका सपोर्ट। और उन्हें उस चीज की वैल्यू पता है कि यार मेरे बच्चे ने जो बनाया है उसने कितनी मेहनत करी है, इसको बेकार नहीं जाने देना है। उन्होंने जो चीज़ें मतलब उसको उस समय से पहुँचाया, फिर उसको मेरे को छोड़ा कि मैं सायापुर तक चले जाऊँ। फिर हम्म। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको क्या बच्चे ने कुछ किया है, तो मुझे उस बिल्कुल। चीज़ को आगे बढ़ाना है। कहाँ जा हम्म। तक जाता है बात की बात है, पर उसको आगे बढ़ाना, उसको सहयोग करना है। इस पूरे सफर में विनर्स के साथ कैसा साथ रहा? हुँ। विनर्स का कितना योगदान है आपकी सफलता में? मैं जब 2022 में लगभग एंड में 23 में पटवारी का नोटिफ़िकेशन आया था, हम्म। तो पटवारी उस समय लगभग 10 सब्जेक्ट थे, तो अलग-अलग सब्जेक्ट थे। और उस समय भी उस संयोग से समय पूरा सही पैटर्न चेंज हुआ है। पूरा पैटर्न नहीं, मतलब जो 2017 के कंपैरिजन में 2022 हाँ। पटवारी में आया था, तो फिर मैंने विनर्स प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे 2 दोस्त लोग भी जुड़े थे, तो मैंने उनके माध्यम से, खुद के माध्यम से उस चीज़ से शुरुआत हुई पटवारी के माध्यम से कि जहाँ अलग-अलग सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई करी। फिर मैं उसके तब सिलेक्शन हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता गया, बीच-बीच में यूट्यूब के माध्यम से आपके मैथ्स, मेरा मैथ्स क्या शुरू में मेरा बीच में छोड़ दिया था, तो मैथ्स तो लगभग लगभग प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर धीरे-धीरे वापस एग्ज़ाम की मैं देने लगा, तो मुझे करना था कि हाँ, मैथ्स करना पड़ेगा। तो मैंने आपके यूट्यूब के आपके विनर्स ऐप के माध्यम से, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आपसे सीधे भी जुड़े हुए हैं, आपके यूट्यूब के जो वीडियो आते हैं उनके माध्यम से धीरे-धीरे अपने आप को, स्पेशली जो मैथ्स रीज़निंग वाला पोर्शन था, वो क्योंकि मैंने उसको बीच में थोड़ा छोड़ दिया था, हम्म। तो उसको वापस उस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उसको आगे बढ़ाया। फिर अभी जब एसआई का वो आया, तो उसमें इसलिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो जैसे सोशियोलॉजी था, सोशल जस्टिस था, इंटरनल सिक्योरिटी था। अब इसमें ये नहीं पता होता कि क्या पूछा जाएगा, हम्म। कोई ये सब्जेक्ट ऐसा है, तो वही विनर्स के जो नोट्स आते हैं, जो क्वेश्चन थे, जो आपने पढ़ाया था, वो चीज़ें मैं नोटिस की क्या आता है, किस तरह की चीज़ आती, वो उसने मेरे को हेल्प की ताकि चीज़ों में पढ़ सकूँ कि क्या आएगा। स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्टिव चीज़ ज़्यादा होती है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशियोलॉजी है, हाँ, इसमें चीज़ें बिल्कुल। पता नहीं थी क्या पूछा जाएगा, हम्म। और वो सभी के विनर्स लिए के नए माध्यम सब्जेक्ट्स ही थे एक प्रकार से एमपीसीआई के लिए वो। तो विनर्स के माध्यम से मुझे वो आइडिया मिला कि क्या पूछा जा सकता है, और उस तरीके से मेरी चीज़ों को मैंने चैनलाइज़ किया। और टेस्ट सीरीज भी यूज करी है? विनर्स की लगाई है टेस्ट सीरीज? सर पटवारी के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, पटवारी के टाइम पे अच्छा। ज़रूर लाया था। अभी मैं क्या पटवारी उसमें अरे पटवारी पद पे अभी पदस्थ था, तो वो हम्म। इतना समय नहीं था कि मैं वो चीज़ें करूँ। तो टेस्ट अभी लगा पाए थे ज्यादा कि टेस्ट नहीं लगा लगा पाए? पाया था, मैं इतना लगा पाया था जो मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अलग चीज़ें थी, वो उस पे फ़ोकस था मेरा, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ रहा था टाइम से, हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था। जो अलग-अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपके यहाँ से जो पेपर 2 का फर्स्ट पोर्शन था, हम्म। जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स था, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट है, तो वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें ये बिल्कुल। पता कर पाना है क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ें वो आपके जो यहाँ से मिलती है टेस्ट, उसके हम्म। माध्यम से मैंने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया था। थोड़ा सा फिजिकल और इंटरव्यू पे बात करते हैं। यस सर। तो
क्योंकि सबके लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि 15-20 दिनों में फिजिकल और इंटरव्यू दोनों की तैयारी करनी है। फिजिकल की पहले से तैयारी थी तुम्हारी? नहीं सर, मैं पहले से ही क्रिकेट खेलता रहा हूँ मतलब, हम्म। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी मेरी हमेशा से रही है। हम्म। हाँ, ये बीच में जॉब के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे शायद बीच में था, तो फिजिकली मेरा मतलब वो नहीं था, पर हाँ कि मैं एक्टिव था फिजिकली। ये जब कि रनिंग मुझे जब आया कि हाँ मुझे फिजिकल निकालना है, तो मेरा शॉर्ट पुट ठीक था पहले से, लॉन्ग जंप और रनिंग का था, तो मैं रनिंग के लिए मतलब लगभग मेरे पास 25 से 30 दिन थे। तो मेरा ये था कि जब मेंस अच्छा गया था, तो मुझे ये टारगेट था कि मैं कम से कम इतने मार्क्स ला पाऊँ जो मेरा मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कट ऑफ उसमें 30 था, तो मेरा टारगेट था कि मैं शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में लगभग 40 नंबर तक खींच लूँ। फिर मैं रनिंग पे मैं मुझे इतना था कि जितने ज़्यादा खींच सकूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी, तो रनिंग का ऐसा था, तो मैं जब भी वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की और वहाँ पे मैं कर पाया कि रनिंग भी कर पाया मैं लगभग, तो टोटल फिजिकल मिला के मुझे 52 नंबर हो गए। उसके लगभग बाद में इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में मतलब मैं चूँकि एमपीपीएससी पूर्व में दे चुका था, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, चीज़ों को कैसे हैंडल करना, हाँ, फिर इतनी पढ़ाई की तो आपको नॉलेज तो था। नॉलेज था, वो नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हम्म। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी तो आप जवाब दे पाएँगे। बिल्कुल। फिर वहाँ पे जब इंटरव्यू दिया तो बोर्ड भी बिल्कुल सपोर्टिव था। सर ने बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो उनको लगता था कि बच्चे को जाँच करनी है, क्या पूछना है, कैसे क्या क्या पूछना है। क्वेश्चंस रहे, कितनी देर चला इंटरव्यू? टाइम का तो एग्जैक्टली नहीं, पर उन्होंने अलग-अलग रेंज के टॉपिक डिसाइड किए। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उससे भी टॉपिक क्वेश्चन पूछे। मेरा पटवारी पद है, तो उससे भी पूछा। फिर मैं आगे क्या चाहता हूँ और आज क्या हूँ, और बीच में ऐसा ही आया तो किस चीज़ों को किस तरफ ले जा रहे हो और कहाँ जाके रुकोगे आप, ये हम्म। पूछा। फिर मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या आप और फील्ड ऐसे क्या-क्या जो आप करना चाहोगे। मेरी हॉबीज़ है क्रिकेट, उसके बारे में पूछा। अलग-अलग टॉपिक थे, रेंज अलग-अलग थी, अलग-अलग चीज़ों को लेके। ओके। मतलब अपने जो जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे ही होंगे पटवारी हाँ, से पटवारी संबंधित? से रिलेटेड पूछा था उन्होंने, हम्म। कि केस स्टडी टाइप पूछा था कि यदि ऐसा-ऐसा होता है तो आप और क्या। इसमें कितने नंबर आए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे को 50 में से 42 नंबर आए। 50 में से 42। इससे क्या बात है। और फिजिकल में? फिजिकल में सर 52 नंबर आए। 52 नंबर है। वो थोड़ा सा कमजोर। कम से सर मतलब स्पेशली रनिंग का पोर्शन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रनिंग हम्म। यानी की नहीं थी, और लास्ट टाइम पे मैं कि पढ़ाई भी कर रहा था किसी और की, तो उसमें मेरा एक्टिव मतलब सबसे ज्यादा रैंक लाने के पीछे या सिलेक्शन के पीछे मेंस का रोल है। मेन से कहा है कि हाँ, मेंस में मैं अच्छे नंबर लिए हैं मेन से तुमने। नंबर स्पेशली जो फर्स्ट पेपर था, हम्म। उसमें मैं उस टाइम मेरे को 272 थे, 3 आउट अच्छा। ऑफ 300। तो बाद हम्म। में वो जब रिजल्ट आया तो 278 हो गए। अच्छा। मेंस में जब पेपर हुआ था उसी दिन मेरे को अंदर से लग गया था कि हाँ रैंक आ ये जाएगी, सब्जेक्ट पार करा देगा। सब्जेक्ट पार करा देगा मेरे को। तो सभी बोल रहे थे कि तू बस फिजिकल पे इतना फोकस करिए, क्वालिफाई करना है, हाँ, क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग होता है जब आप वो भी है, प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल करते हो, आप बहुत टाइम से नहीं करते हो चीज़ें। है। लेकिन नहीं, जो मैंने जब हम ऑफिस में मिले थे तभी कहा था कि जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर के लायक है। और मुझे लगता है कि वर्दी में तो फिर कह ढा दोगे तुम। हाइट हेल्थ एकदम परफेक्ट है सब इंस्पेक्टर के हिसाब से। एज ए टॉपर कैसा फील हो रहा है? और अभी लोग बहुत सारी चीजें पूछेंगे भी, तो टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या वाकई डिफरेंस होता है? टॉपर क्या बहुत टैलेंटेड होते हैं? 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले, बहुत पढ़ने वाले ही लोग टॉप करते हैं? नहीं सर, जो मैंने अपने सीनियर जो उन्होंने पहले टॉप किया है, हम्म। और मैंने जो अभी मेरा अनुभव है, सबसे ऐसी एक ही चीज़ सीखी कि टॉपर वो वाला करता है कि वो कुछ चीज़ें उसको नहीं करनी होती वो नहीं करता। हम्म। उसे पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, हम्म। उसे पता होता है कि सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, कितना आना है। तो वो ये मैंने पूर्व में जो मेरे सीनियर रहे हैं अलग-अलग फील्ड में जिन्होंने टॉप किया है, उन्होंने ये सिखाया कि आपको एग्ज़ाम में क्या आता है, आप उस पे फ़ोकस कीजिए। आप यदि आपने उस पे फ़ोकस किया ना, तो आप रैंक आराम से मार जाओगे। आपका क्वालीफाई सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्या पढ़ना है, और बिल्कुल। पढ़ना है तो आप पढ़ पाते हो उस चीज़ को। नहीं तो आप एक ही सब्जेक्ट को आप 15 दिन दे रहे हो, 20 दिन दे रहे हो, जितना इतना स्कोरिंग नहीं है। तो जो मेरा अनुभव ये है कि टॉपर से और शायद एक सामान्य स्टूडेंट में ये अंतर होता होगा कि उसको ये पता होता है क्या नहीं करना है, क्या सब्जेक्ट छोड़ना है और किस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी है। कितनी देनी है? और ये टॉपर शायद ये मान सकते हो कि शायद ये डिफरेंट तरीके से करते हैं चीज़ों को, इस हाँ, तरीके से वो बिल्कुल। डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। और एक चीज और टॉपर्स ये करते हैं कि वो सारे विषयों पे मेहनत करते हैं। हाँ, एक सामान्य बच्चा केवल वो पढ़ता है जो उसको अच्छा लगता है, और वो उस चीज पे मेहनत कम करता है जो उसे पसंद नहीं है। लेकिन टॉपर को ये पता है कि पसंद हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। वो अनसर्टन चीज़ों को लेके तैयार रहता है हाँ। कि किस सब्जेक्ट जो आपको भले पसंद नहीं हो, यदि स्कोरिंग ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो आपको बाहर कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। अनसर्टन चीज़ों के लिए पहले तैयार करता है कि नहीं, मुझे अनसर्टनिटी कुछ भी चीज़ें यदि अलग-अलग तरीके से चीज़ आए तो मुझे हैंडल करना है। तो एक लास्ट अंतिम संदेश सारे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन के तौर पे, और वो भी आपकी तरह अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, टॉपर बन सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें, तो क्या सलाह दोगे सारे स्टूडेंट्स को? तो जैसे कि गीता में कहा गया है कि कर्म करे, फल की चिंता मत हम्म। करे। क्यों ना करे, क्योंकि फल मिलना तय है, वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। आप कर्म करिए, फल मिलना तय है। ये आप यदि आपने मेहनत की है
तो ये मिलेगा आपको। बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको मेहनत करना है। मेहनत ऐसी करनी है कि आपको पता है क्या करना है। यदि आपने मेहनत की तो वो ये हो सकता है कि अब समय शायद कुछ आप चाहते हो आज मेरा हो जाए, शायद कुछ गलतियाँ हो जाए या पेपर का पैटर्न ऐसा हो कि आप नहीं कर पाएँ, पर वो आपको फल मिलेगा। तो उस मेहनत को ये सोच के ना करें कि नहीं मेरा फेल हो गया, मैं हो गया। नहीं, उस मेहनत का फल मिलेगा। फल मिलना तय है। बस ये आप डिसाइड करिए कि आपने मेहनत कितनी की और क्या किया है। और धैर्य रखिए धैर्य थोड़ा। ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेहनत के दौरान, क्योंकि चीज़ें अनसर्टन होती है। कभी-कभी चाहते हो आपको समय ज़्यादा लग सकता है, कुछ गलती ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपके हाथों में नहीं है, तो आपको और समय आपका लग जाता है। पर आपको धैर्य रखना है और चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ेगा और हो जाएगा। यदि कोई कर रहा है ना तो हो जाएगा। मैं बस इतना कहता हूँ कि हो जाएगा, लगे रहो, बस लगे रहो, मेहनत बस हो करते रहो। जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि संजय आपके इस पॉडकास्ट से लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा और लाखों स्टूडेंट अपनी जिंदगी को बदलेंगे। तो उन सब की तरफ से, पूरे विनर्स परिवार की तरफ से आपको फिर से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और अपने इस नए सफर के लिए भी आपको बेस्ट विशेस। और उम्मीद करते हैं कि आप यहीं ना रुकते हुए आगे और भी बड़े मुकामों को हासिल करो और ऐसे ही आगे सफलता की लाइन लगाते जाओ और सबका नाम रोशन करो। तो सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको धन्यवाद, पूरे विनर्स प्लेटफ़ॉर्म को धन्यवाद जिसने मेरे को एक मंच दिया अपनी बात रखने का। साथ ही मैं अपने सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जुड़े, मेहनत करें, हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद सर। Preview.